Hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair magazine, that is current affair of July month, and we will be covering science and tech part. शायद सारा तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा लेंथी है, but let's try to cover जितना हो सकता है. We will be covering this in two parts. So our first news is genetically modified crops. So basically जो हमारे पास genetic modification होता है वो होता क्या है कि जो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, जब हम उसे अल्टर करें, या तो हम उसमें कोई नया जीन ऐड कर देते हैं, या फिर हम किसी जीन को रिमूव कर देते हैं, या फिर हम उस जीन में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. सो दिस यू नीड टू नो हियर कि altering an organism's DNA, this can be done by altering an existing section of DNA or by adding a new gene. कि या तो नया जीन ऐड कर दो या फिर जो प्रेजेंट है ऑलरेडी उसमें चेंजेस कर दो. न्यूज़ का कंटेक्स्ट इतना सा इम्पोर्टेंट नहीं है, सो वी आर लिविंग दैट. आप एक बार रीडिंग ले सकते हो. जो ये फॉरेन जीन हम इंसर्ट करते हैं इसे ट्रांसजीन बोलेंगे हम. दिस यू नीड टू नो है. ये कहीं से भी हो सकता है, प्लांट से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, माइक्रोब से हो सकता है. न्यूज़ में किस लिए है कि जो हमारे पास जीएम मस्टर्ड क्रॉप है, डेट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11, ये बनाई गई है हमारी वरुणा और अर्ली हीरा 2 की क्रॉसिंग करवाकर. ये जो क्रॉसिंग करवाई गई है ये करवाई गई है बार्नेज एंड बास्टर जीन की हेल्प से, क्योंकि इसमें नॉर्मल क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं थी. ये क्या है, वी विल बी कवरिंग दैट, डोंट वरी. ये जो जीन है ये हमें मिलता है सोइल बैक्टीरिया, दैट इज बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसेंस से. ये हमारी फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप है, दिस यू नीड टू नो, लेकिन इसे अभी रिलीज नहीं किया गया है. अब ये जो बार्नेस एंड बास्टर जीन है ये क्या है. सो होगा क्या, सपोज हमारे पास एक प्लांट है, हमारे पास एक फ्लावर है. अब इसमें अगर मान लिया एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, तो यहाँ पर तो होगा हमारा सेल्फ पोलिनेशन. लेकिन अगर हमारे पास एक फ्लावर है, इसमें हमारा एंथर है और एक हमारा फ्लावर है जिसमें हमारा क्या है, स्टिग्मा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्रॉस पोलिनेशन. सो ये तो हमें पता होना चाहिए. अब हमें इसमें क्या देखना है कि अब यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है. अगर हमें किसी ऐसी क्रॉप का क्रॉस ब्रीड कराना है जो सेल्फ पोलिनेट कर रही है, तो होगा क्या कि ताकि ये सेल्फ पोलिनेट ना करे, हम इसमें कौन सा जीन ऐड कर देंगे, बार्नेस जीन ऐड कर देंगे. इससे क्या होगा, जो इसका मेल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा. सो या इसका जो मेल पार्ट है वो स्टेराइल हो जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ब्रीड करवाएंगे उस फीमेल पार्ट के साथ, उस फीमेल पार्ट के साथ जिसे हमें कराना है. इस फीमेल पार्ट में हमने ऐड किया है हमारा बार्स्टर जीन. ये बार्स्टर जीन क्या करेगा, ये रिएक्टिवेट करेगा हमारा जो मेल पार्ट है उसकी फर्टिलिटी को, यानी बार्नेस का जो इम्पैक्ट है उसे ही खत्म कर देगा. तो उसके बाद हम इनकी ब्रीडिंग इजीली करा सकते हैं. सो दिस इज अर बार्नेस बास्टर सिस्टम. आई होप यू विल बी गेटिंग इट कि क्या है इसमें. तो क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए इसका यूज किया जाता है. ऑल्सो ये हमें रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है हर्बिसाइड से. हर्बिसाइड का नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये याद रखना है कि जब हम ऐसा कोई सिस्टम यूज करते हैं तो हर्बिसाइड टॉलरेंट भी वो बन जाता है हमारा जो क्रॉप है. बेनिफिट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मीन्स के पर्सपेक्टिव से कि यील्ड प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, रिड्यूस करेगा कॉस्ट फूड की, यूज पेस्टिसाइड का वो कम हो जाएगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, ड्रोट की जो इंसिडेंसीज हैं उसे लेकर ये टॉलरेंट बनेगा. दिस वी ऑल नीड टू नो हियर. देन बीटी कॉटन हमारे पास एक ऐसा जीएम क्रॉप है जो अप्रूव हो चुका है कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए. ये एकमात्र ऐसा क्रॉप है, फर्स्ट नॉन फूड क्रॉप है. इसे हमने बनाया है, इसमें हमने मॉडिफिकेशन की थी बोलवॉर्म से प्रोटेक्शन के लिए. दिस यू नीड टू नो. इसके अलावा बीटी ब्रिंजल की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्लियर हो गया था, लेकिन इस पर स्टे लगा दिया गया, इतना आपको याद रखना है. जो हमारे पास कमेटी है जो ये अप्रूवल देती है वो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है.
जो GM क्रॉप्स को अप्रूवल देती है, दिस यू नीड टू नो। अब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो क्या है, FSSAI से पास होना चाहिए कोई भी अगर GM फूड है उसका अगर हम सेल या यूज कर रहे हैं। रिव्यू कमेटी है हमारे पास जेनेटिक मैनिपुलेशन को चेकआउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास स्टेट बायोटेक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो ध्यान रखती है कि जो GM ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेफ्टी का, उनका सेफ यूज हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हमारे पास है, वही है कि स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। GM क्रॉप अप्रूवल प्रोसेस है जो कि GEAC मेंटेन करती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में ये आता है, ये आपको याद रखना है। सो कमिंग टू कंसर्न्स, ह्यूमन हेल्थ को लेकर कंसर्न्स हो सकते हैं क्योंकि जो हमने देखा था कि हर्बिसाइड टॉलरेंट हो जाते हैं वो हेविली रिलाई करेंगे फिर ग्लाइफोसेट पर। जो ग्लाइफोसेट है वो हमारे पास कार्सिनोजेनिक होता है, यानी वो कैंसर पोज कर सकता है। सो हमारी हेल्थ को रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है क्योंकि अगर हमने बार जीन ऐड कर दिया तो इसका मतलब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, वो स्टेराइल हो गया, तो वहां पर हमारे पास एक जो ब्रीड है वो कहीं ना कहीं कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंटेमिनेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा GM क्रॉप्स हैं अगर हम उन्हें कंटिन्यूअसली हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ही उगा रहे हैं तो जो नेचुरल क्रॉप्स थी वो कम होती चली जाएंगी और GM क्रॉप्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस यू नीड टू नो। ऑल्सो जो जीन फ्लो होगा GM क्रॉप से वो थ्रेट बनेगा बाकी जितनी भी हमारी नेचुरल स्पीशीज है उनके लिए। इसके अलावा हनी बीज और पोलिनेटर्स पर भी इफेक्ट होगा क्योंकि अभी तक तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए पोलिनेशन करने में अभी तक कैपेबल नहीं हुए हैं। सो दिस यू नीड टू नो। एग्जाम्पल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो, कनाडा वाला और ये। कॉर्पोरेट कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई मार्केट है उसने अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया और वो अकेली ऐसी मार्केट है तो वहां पर उसकी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। अगर वो हाई यील्ड दे रही है तो शुरू में तो वो सस्ता बेचेंगे क्योंकि उन्हें बेचना है, लेकिन एक टाइम के बाद वो प्राइसेस इंक्रीज कर देंगे जिससे उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी एक टास्क हो जाएगा। इनकम लॉस कैसे होगा कि जो उसे नहीं खरीद पाएंगे उनके लिए लॉस हो जाएगा। वे फॉरवर्ड वही है कि जो चैलेंजेस हमारे की रेगुलेशन की जरूरत है, बेटर रेगुलेशन की, IPR से रिलेटेड कि पेटेंट वगैरह अच्छे से हो। इसके अलावा R&D में इन्वेस्ट करने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है कि एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट ना बने आगे चलकर वो। सो दिस वी नीड टू नो। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो बजट में इसके लिए दिया गया है फंडिंग। जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्कीम लेकर आ रहा है। तो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है हमारी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, उसने एक मेथोडोलॉजी निकाली है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप करके एक बार बस निकल जाओ कि टेस्ट फैसिलिटीज लगाएंगे वो, उनका आइडेंटिफाई करेंगे जो ऑलरेडी टेस्ट फैसिलिटीज एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी इवैल्यूएशन करेगी। सेलेक्टेड एजेंसीज होंगी जो रिकमेंड करेगी PAC। इसके अलावा लेटर ऑफ अवार्ड दिया जाएगा जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होगी उन्हें। बेसिकली ये सारे मेथड्स हैं ताकि हम इंक्रीज कर सके ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो। अब ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, जब हम इतने बात कर ही रहे हैं तो समझ लेते हैं। तो बेसिकली है क्या कि H2O है हमारे पास, हमने अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा H2 + O2 में। तो होगा क्या, बैलेंस नहीं किया मैंने, तो होगा क्या कि जो हाइड्रोजन है वो अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो स्प्लिट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल को, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज से, लाइक सोलर, विंड से या किसी भी और रिन्यूएबल सोर्स से। तो जो हाइड्रोजन जनरेट होगा हमारे पास उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। इसका यूज हम फ्यूल सेल्स में कर सकते हैं, व्हीकल्स में कर सकते हैं, बाकी जहां पर भी हमें पावर का रिक्वायरमेंट होगा वहां पर कर सकते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिपेंडिंग ऑन दी सोर्स ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी कि हम कहाँ से ले रहे हैं और फिर हम उस हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी बेस पर हाइड्रोजन के टाइप्स क्या क्या होंगे। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी से, तो हम उसे बोलेंगे पिंक हाइड्रोजन। अगर रिन्यूएबल एनर्जी से तो ग्रीन हाइड्रोजन। मीथेन से आ रहा है तो टर्क्वाइज हाइड्रोजन। इसके लिए पायरोलिसिस प्रोसेस यूज होता है, दिस यू नीड टू नो। फोशियल फ्यूल से अगर आ रहा है तो ब्लू हाइड्रोजन। नेचुरल गैस से अगर आ रहा है ग्रे हाइड्रोजन। कोल से अगर आ रहा है ब्लैक हाइड्रोजन बोलेंगे। इसे याद कर लेना, प्री में क्वेश्चन बन सकता है इधर से। कमिंग टू नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका जो की कंपोनेंट है वो हमें देखना है इधर। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखोगे, साइट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, यानी इसमें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। बेसिकली उसके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है, दिस यू नीड टू नो हियर। इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। अब यहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला आप याद रख लो कि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसे 125 गीगावाट ऐड कर देगा ये, दिस वी नीड टू नो हियर। इसके अलावा तो वही है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब्स वगैरह हैं वो खोले गए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये आप याद रख सकते हो। गेल लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा फ्यूल इलेक्ट्रिक सेल में इसका हम यूज कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन का। एनटीपीसी ने सूरत में 8% ब्लेंडिंग किया है ग्रीन हाइड्रोजन का पीएनजी नेटवर्क में। इसके अलावा गेल लिमिटेड ने भी ब्लेंड किया है हाइड्रोजन को इंदौर में। सो दिस यू ऑल नीड टू नो हियर। ये बस हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं अगर याद रह जाता है तो एग्जाम्पल मेंशन कर सके हम। कमिंग टू चैलेंजेस, कि इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत हाई है इसका। स्टोर करने के लिए, हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्किल हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसमें अभी स्किल नहीं है मेंटेनेंस को लेकर कि कैसे मेंटेन करना पड़ेगा हाइड्रोजन को। रिसोर्स स्कार्सिटी हमारे पास की वाटर ऑलरेडी कम है भाई, तो कहाँ से लाए इतना वाटर। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑन कार्बन इंटेंसिटी एंड सेफ्टी, की जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके रेगुलेशन को लेकर डेफिनेशंस अभी नहीं आई है प्रॉपर, सो दिस वी नीड टू नो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं हुए हैं। कमिंग टू वे फॉरवर्ड, जस्ट अपोजिट टू द चैलेंजेस पार्ट, कि कॉस्ट को रिड्यूस कर दो और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव्स दो। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो ताकि कॉस्ट रिड्यूस की जा सके। बेटर रेगुलेशन करना चाहिए, बेटर गाइडलाइंस देनी चाहिए, दिस वी ऑल नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। वेट अ मिनट, बाहर से शोर आ रहा है। सो या आवर नेक्स्ट न्यूज इज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सो बेसिकली है क्या, नीति आयोग ने अभी एक वाइट पेपर रिलीज किया है जो एआई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि हम जो एआई का यूज कर रहे हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के लिए, दैट इज एफआरटी के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब इसे याद रखो तो रख लो कि अगर हम एआई के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वहां पर इसे मेंशन कर सकते हैं, नीति आयोग का इनिशिएटिव है। कमिंग टू फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की, वो है क्या, तो होगा क्या, इसमें जो हमारा एआई सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसे हम यूज करेंगे। हमारे फेस को जो फीचर्स हैं उन्हें ये आइडेंटिफाई करेगा, उसे किसी एल्गोरिदम में कन्वर्ट करेगा और फिर उसका जो डाटा है उसे यूज करेगा किसी दूसरे फेस से मैच करने के लिए, या किसी भी मेन जो इसका पर्पस है, वो दो पर्पस है इसके। वी नीड टू नो हियर बोथ ऑफ देम, कि फर्स्ट जो हमारा है वो 1-to-1 वेरिफिकेशन में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फोन में यूज करते हैं कि हमने फेस लॉक लगा दिया, तो वहां पर क्या होता है कि एक ही फेस इन्वॉल्व है ना, कि हमने फेस अपना स्कैन किया और उसने उसे कैप्चर किया और हमारा फोन जो है वो अनलॉक हो गया। तो ये जो होगा ये 1-to-1 वेरिफिकेशन है। इसके अलावा जो है 1-to-N आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या होगा कि अगर मान लिया कोई क्रिमिनल है, हमारे पास हमने उसका स्केच बनवाया, हमें उसका स्केच है वो हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में जो क्रिमिनल्स हैं उसके साथ मैच करना है कि कहीं वो मैच होता है, यानी जैसे सीआईडी वगैरह में दिखाते थे। सो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग एफआरटी, वहां पर भी इसका यूज हो सकता है। तो मॉनिटरिंग में, सर्वेलेंस में इसका यूज हो सकता है। वर्क कैसे करता है, कैप्चर करेगा, स्कैन करेगा, देख लो इसे जरूरत है नहीं, कैप्चर करता है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करेगा हमारा फेशियल डाटा, यानी फीचर्स वगैरह कैप्चर करेगा, देन कंपेयर करेगा डाटाबेस से, उसके बाद मैच करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। दिस वी नीड टू नो हियर। कमिंग टू एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन तो मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल आप याद रखो तो आपकी मर्जी है, कर लोगे तो अच्छा है।
कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, यानी क्रिमिनल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने में इसका यूज किया जाता है। उत्तर प्रदेश का त्रिनेत्रा प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल इसे यूज कर रहा है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग पर्सन्स, अगर कोई मिस हो गया है उसे ढूंढने में ये हेल्प करेगा, फॉर एग्जांपल तेलंगाना का दर्पण इनिशिएटिव। देन मॉनिटरिंग एंड सर्विलियंस में चाइना का स्काईनेट प्रोजेक्ट इसका एग्जांपल है। बॉर्डर मैनेजमेंट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्राउड कंट्रोल में इसका यूज किया जा सकता है। नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स पर इसका यूज कर सकते हैं हम, ताकि जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो सके। ओह शिट, सो या आई डोंट नो, सो आप I don't know what's wrong with this. Okay. Oh no. तो डीजी यात्रा से याद रख लेना। इसके अलावा जो है वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा आधार वगैरह। फॉर एग्जांपल जैसे बायोमेट्रिक होता है तो वहाँ पे भी आई थिंक FRT का ही यूज होता है कि जब वो हमारा फेस स्कैन करते हैं। कमिंग टू रिस्क एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम, तो इनएक्यूरेसी हो सकती है क्योंकि पूरा AI बेस्ड है। AI बायस हो सकता है कि रेस को लेकर या फिर जेंडर को लेकर। इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर मान लिया किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कराया तो मे बी AI उसे ना पहचान पाए। इसके अलावा अगर किसी की एज इंक्रीज हो गई है तो मे बी ना पहचान पाए। इसके अलावा क्या हो सकता है, ग्लिचेस आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी आ सकते हैं जो कि ट्रेनिंग नहीं है हमारे ह्यूमन ऑपरेटर्स के पास इस फील्ड की। यानी जब भी हम कोई नया सिस्टम डालते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो स्किल गैप आता ही है वहाँ पर। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड इशू है कि अगर या फिर कोई अगर ग्रीवांसेस आते हैं तो उनका रिड्रेस कैसे होगा, वो भी एक इशू बन जाता है। राइट टू प्राइवेसी का इशू है कि डाटा लीक्स हो सकते हैं हमारे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि कंसेंट से रिलेटेड इशू आ सकता है। सो दिस ऑल यू नीड टू नो हियर। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन करो, दैट इज हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, एक्ट है सॉरी, वो जो हम लेकर आए हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि बेटर रेगुलेशन होना चाहिए, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए किसी की भी। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सो दिस वी ऑल नीड टू डू हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। सो बेसिकली जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है उसका डिफरेंस हमें यहाँ पे करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास इसे आगे कवर हो जाएगा ये फेज 2 वगैरह, डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि यहाँ इन्होंने मेंशन किए हैं कि यहाँ पर एक तो ये PYQ आ भी चुका है यहाँ से थर्ड से। तो हमारे पास बेसिकली जो डिफेंस सिस्टम होता है वो इसलिए होता है कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल हमारे ऊपर अटैक करती है तो हम उससे डिफेंस कर पाए अपनी कंट्री का। तो USA का एक है डिफेंस सिस्टम जिसे हम थर्ड बोलते हैं, आयरन डोम इजराइल का है, देन पैट्रियोट USA का है सॉरी। सो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो क्रूज मिसाइल जो है हमारी वो मिसाइल होगी जिसे हमें लास्ट तक पावर करना पड़ता है, यानी लास्ट तक हमें उसे जेट इंजन की हेल्प से डायरेक्शन देनी होगी। वहीं जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होगी हम उसे एक इनिशियल बूस्ट देंगे, उसके बाद वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ट्रैवल करेगी, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो अपना ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी। सो यहाँ पर ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस वन, ये हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है, हमने यहाँ से इनिशियल बूस्ट दिया, उसके बाद ये अपनी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अपना पाथ फॉलो करेगी। ट्रेजेक्ट्री बैलिस्टिक होगी, लॉन्ग रेंजेस में इसका यूज किया जाता, लॉन्ग रेंजेस में ये कैपेबल होगी, जबकि ये शॉर्ट रेंजेस के लिए होगी क्रूज मिसाइल हमारी। क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड पे वर्क करेगी, यू कैन सी हियर। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल लार्जर पेलोड कैपेबल होती है कैरी करने की, वहीं इसमें इनर्शियल गाइडेंस होगी GPS के साथ, जबकि जो हमारा क्रूज मिसाइल है उसमें हमें टेरेन कंटूर मैचिंग भी करना पड़ता है नेविगेशन के लिए। पृथ्वी और अग्नि इसके एग्जाम्पल हैं। इसे डिटेक्ट करना आसान होता है बैलिस्टिक मिसाइल को, लेकिन इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। वहीं जो हमारा क्रूज मिसाइल है उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होगा, इंटरसेप्ट करना आसान हो जाता है। ब्रह्मोस इसका एग्जाम्पल है।
कमिंग टू, अब ब्रह्मोस जो है वो किस किस से वो ब्रह्मपुत्रा और आई थिंक मॉस्को वो रिवर या पता नहीं क्या था, देख लेना एक बार इसे। इवोल्यूशन की अगर हम बात करें इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो फेज 1 में हमने क्या किया था, फेज 1 में हमने 3 सिस्टम बनाए, दैट इज पृथ्वी एयर डिफेंस, अश्विन एडवांस एयर डिफेंस एंड स्वॉर्ड फिश राडार। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है बस कि ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, इंडिया के पास। ये टेस्ट भी हो चुके हैं, डिप्लॉय भी हो चुके हैं, फेज 1 से ये रिलेटेड है, बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। फेज 2 की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास AD1 है, लॉन्ग रेंज सिस्टम। ये लो एक्सो एटमोस्फेरिक और एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए। लो एक्सो एटमोस्फेरिक मतलब एटमोस्फेयर से बाहर लेकिन कम हाइट तक, और एंडो एटमोस्फेरिक मतलब एटमोस्फेयर के अंदर अगर कोई मिसाइल आती है तो वहां पर इंटरसेप्ट करने के लिए हमारे पास ये सिस्टम है। AD2 जो हमारे पास है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है, कि जो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होंगी उन्हें टारगेट करने के लिए, दैट इज रेंज बिटवीन 3000 एंड 5500 किलोमीटर की रेंज में जो होगी। कमिंग टू बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, ये हेल्प कैसे करेगा हमें, कि स्ट्रेटेजिक हेल्प करेगा कि हमारी जो डिफेंस पावर जो डिफेंस की जो पावर है वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा जो बाकी चीज़ों पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था वो अभी थोड़ा सा डिले चल रहा था क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। कमिंग टू सिक्योरिटी पार्ट, हमारी सिक्योरिटी को एनहांस करेगा ये। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, वो तो होगा ही, क्यों कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बैलेंस आउट करने में हेल्प करेगा। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो आर्म रेस क्रिएट हो रही है कि हम नए नए वेपन्स तैयार कर रहे हैं। कॉस्ट और रिसोर्सेज को लेकर, फंडिंग को लेकर इश्यूज हैं कि फंडिंग कहाँ से आई इतनी। इसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी को लेकर इश्यूज हो सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे जो हमारी BMD कैपेबिलिटीज हैं वो नई हैं और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम उसे कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसे लेकर इश्यूज हो सकते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट ग्लोबल इंडी AI समिट। अब हमारी जो मेजर न्यूज थी वो हो चुकी है, न्यूज इन शॉर्ट्स हैं, जल्दी जल्दी कवर करते चलते हैं। तो बेसिकली ये जो समिट है ये इंडिया ने होस्ट किया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये AI के डेमोक्रेटिक यूज के लिए है कि सबको एक्सेसिबल हो सके वो। OECD और GPAI दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप और ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों मिलकर इन्होंने ये अनाउंस किया है। कमिंग टू क्वांटम गवर्नेंस, क्वांटम गवर्नेंस का जो सबसे पहला हमारा जो ये टर्म है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है। बेसिकली क्वांटम गवर्नेंस है क्या, कि जो हमारा क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसका डुअल यूज पोटेंशियल बहुत हाई है कि हम उसका अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। तो इसका जो मिसयूज है उसके जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं, कैरीज रिस्क ऑफ मिसयूज। तो उसका हम मिसयूज ना करें, उसका जो कंसेप्ट है वो हमारे पास क्वांटम गवर्नेंस है। दिस यू नीड टू नो, गवर्नेंस से ही पता लग रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये पहली बार टर्म दिया है। प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे ट्रांसपेरेंसी के, इंक्लूसिवनेस के, एक्सेसिबिलिटी के और कॉमन गुड के। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो वही है कि रिस्पॉन्सिबल यूज होना ही चाहिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका एथिकल यूज होना चाहिए। इसके अलावा चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं कि जो पेटेंट रिलेटेड राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं, वो अच्छे से मेंटेन हो। प्रॉफिट ड्रिवन अप्रोच फॉलो की जाए लेकिन एक हद तक फॉलो की जाए ताकि उसका मिसयूज ना हो। सो दिस वी ऑल नीड टू नो हेयर, नथिंग एल्स वी नीड टू नो हेयर। इसके अलावा एक इनिशिएटिव याद रख लो कि नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी इंडिया लेकर आया है। कमिंग टू स्नो ब्लाइंड मालवेयर, सो बेसिकली ये जो हमारा मालवेयर है ये एक्चुअली मालवेयर होते क्या है, मालवेयर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम यूज करते हैं किसी भी दूसरे इंसान के कंप्यूटर को इंटेंशनली हार्म करने में, यानी उसके सर्वर को डिस्टर्ब करने में। तो ये हमारे मालवेयर होते हैं, दिस यू नीड टू नो हियर। तो ये हमारा एक मालवेयर है जो कि यूज किया जाता है बैंकिंग डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन को स्टील करने में। दिस यू ऑल नीड टू नो हियर। कमिंग टू, क्योंकि यहाँ पे सीधा ही क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो कि स्नो ब्लाइंड क्या है तो हमें पता होना चाहिए, हाँ ये मालवेयर है। कमिंग टू नेचुरली एग्जिस्टिंग DNA एडिटिंग टूल, तो सो ऑलरेडी वी हैव
डन इट फॉर 24 मिनट्स। अब ये जो है इसे हम करते हैं, एक्चुअली इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, फिर ज़्यादा ही रहता है अभी तो। सो लेट्स एंड इट हियर ओनली। I hope you will be getting some kind of help from this, and if you find any kind of mistake here, you can mention that in comments. And thank you. Have a great journey.